स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी चीफ गेस्ट। लेखक होने के अपराध स्वरूप मुझे कई दंड संहिताओं से गुजरना पड़ता है। उनमें से प्रमुख है प्रमुख अतिथि होना, अर्थात चीफ गेस्ट होना। कई बार इस नाचीज को चीफ गेस्ट की जगह चीफ गेस्ट बनना पड़ा है। उसकी कुछ याद। सन 1869 बापू का जन्म शताब्दी वर्ष। उन दिनों जोशी जी की पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे में थी। कस्बा इतना छोटा था कि वहां न नल था न बिजली। दरअसल हम लोग एक परियोजना के तहत वहां थे और शहर से बाहर प्रोजेक्ट कॉलोनी में रहते थे। उन दिनों लेखक के रूप में मेरी बहुत ज्यादा ख्याति नहीं थी। दरअसल उस दौरान मैं अपनी जमीन टटोल रही थी। मेरी कविता लोप हो चुकी थी और गद्य में अभी मैं अपने पांव ठीक से जमा नहीं पाई थी। मेरी 10 में से 7 कहानियां सह धन्यवाद वापस आ जाती थी, पर 3 तो छप ही जाती थी। उसी के बल पर मैं उस छोटी सी जगह में लेखिका के रूप में सम्मान पा चुकी थी। गांधी शताब्दी के उपलक्ष्य एक महिला सम्मेलन की योजना बनी। किसी भी कस्बे में तहसीलदार राजा होता है, मजिस्ट्रेट प्रधानमंत्री होता है, बाकी अफसर अपने पद के अनुरूप सामंतों की भूमिका निभाते हैं। इंजीनियर की श्रेणी अभी ठीक से परिभाषित नहीं हुई थी, पर मैं थोड़ी सी लेखिका थी, इसलिए मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि होने का अवसर जीवन में पहली बार मिल रहा था। मैं बहुत उत्साहित थी और थोड़ी सी नर्वस भी। मैंने बहुत सारा चिंतन मनन किया और अपना भाषण अच्छे से लिख लिया। लिखकर उसे याद भी कर लिया। भाषण को रोचक बनाने के लिए जहाँ छोटे छोटे चुटकुलों का समावेश किया गया था, वहीं उसे ओजस्वी बनाने के लिए सटीक कविताओं को भी शामिल किया गया था। कार्यक्रम ठीक 4 बजे शुरू होने वाला था। मैं 3 बजे से ही तैयार होकर बैठ गई, क्योंकि कॉलोनी शहर से बाहर थी। वहां पहुंचने के लिए समय की दरकार थी। 3:45 हो गए, लेकिन कोई लेने के लिए आया ही नहीं। उन दिनों फोन की व्यवस्था नहीं थी। आखिर श्रीमान जी ने याद दिलाया कि इस शहर में सरकारी गाड़ी सिर्फ अपने पास है। कोई तुम्हें लेने आए भी तो कैसे, तुम खुद ही चली जाओ तो अच्छा रहेगा। तहसील प्रांगण में जब हमारी जीप पहुंची तो वहां का भव्य पंडाल और उपस्थित महिला वर्ग को देखकर मैं खुश हो गई। गाड़ी से उतरकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करती रही कि कोई स्वागत के लिए आएगा, पर निराशा ही हाथ लगी। आखिर गाड़ी को रवाना करके मैं खुद ही आगे बढ़ गई। पंडाल के पास पहुंचने पर मिसेस तहसीलदार ने मुझे देखा। वे उठकर आई, बोली, मिसेस जोशी, अच्छा हुआ आप आ गई। अब आप मिसेस कलेक्टर से बात कीजिए। वे हिंदी नहीं समझती हैं और उनका परिचय भी आपको ही देना पड़ेगा। कुछ क्षण मैं हतबुद्ध सी खड़ी रही। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने ही खुलासा किया, कलेक्टर महोदय अचानक दौरे पर आ गए थे। यह बड़े सौभाग्य की बात थी कि मिसेज भी साथ थी। इस महिला सम्मेलन के लिए उनसे अच्छा मुख्य अतिथि कौन हो सकता था। कलेक्टर महोदय दक्षिण भारतीय थे। मैडम को हिंदी नहीं आती थी, औरतों को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए दुभाषीय के रूप में मेरी नियुक्ति हुई थी। उस दिन के कार्यक्रम में वैष्णव जन को छोड़कर गांधी जी से संबंधित कुछ भी नहीं था। तहसीलदार साहब की बेटियों ने राधा कृष्ण नृत्य प्रस्तुत किया। जज साहब की बहू और बेटी ने मिलकर लोकगीत सुनाए। नायब तहसीलदार और थानेदार साहब की बेटियों ने मिलकर एक प्रहसन सादर किया। स्वागत भाषण विशेष तहसीलदार ने दिया। धन्यवाद जज साहब की पत्नी ने दिए। मेरे हिस्से में अतिथि का परिचय था। 40 साल पहले की बात है ये। तब आईएएस की पत्नी आईएएस ही हो ऐसा चलन नहीं था। वो बेचारी घरेलू महिला थी। बीए पास थी। इसके अतिरिक्त कहने के लिए कुछ भी नहीं था। 5 वाक्यों में उनका परिचय समाप्त हो गया। माइक हाथ में था। उसका भरपूर लाभ उठाते हुए अपना पूरा भाषण सुना दिया। उस भाषण को तैयार करने में मैंने इतनी मेहनत की थी, उसे सार्थक तो करना ही था। 19 नवंबर को 2 महान महिलाओं का जन्मदिन होता है, झांसी की रानी और श्रीमती इंदिरा गांधी। एक संस्था ने मुझे लक्ष्मीबाई जयंती के उपलक्ष्य में आमंत्रित किया। उन लोगों ने कहा था
कि लाने ले जाने की व्यवस्था वे करेंगे, इसलिए मैं निश्चिंत थी। ठीक 5 बजे एक युवक दरवाजे पर नमूदार हुआ। चलिए आंटी जी। चप्पल पहनकर बाहर आई तो देखा गेट के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी है। मैंने युवक से कुछ नहीं कहा, नौकर को आवाज देकर ऑटो रिक्शा लाने के लिए कह दिया। युवक थोड़ा पसोपेश में पड़ गया। आप बाइक पर नहीं चल पाएंगी क्या? मैंने कहा, बेटा, मैं झांसी की रानी पर भाषण दे सकती हूँ, पर झांसी की रानी नहीं बन सकती। गनीमत है तुम घोड़ा नहीं लाए। वह भावहीन चेहरे से मुझे घूरता रह गया। तब मुझे भान हुआ कि किसी भी संस्था के जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें हास्य बोध बहुत कम होता है। ये किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। कार्यक्रम से लौटते हुए मैंने फिर ऑटो बुलवाया। आयोजकों ने किराया तो दिया ही नहीं, उल्टे 2 महिलाओं को मेरे साथ और कर दिया। आप उस तरफ जा रही हैं तो इन लोगों को भी लेते जाइए। वह भाषण मुझे 140 रुपए में पड़ा। भोपाल से बाहर एक टाउनशिप है भेल, अर्थात BHEL। वहाँ एक कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में जाने का सुयोग प्राप्त हुआ। आजकल केवल मुख्य अतिथि से काम नहीं चलता, अध्यक्ष के साथ साथ विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि का भी समावेश होता है। उस समारोह में विशिष्ट अतिथि का पद एक प्रसिद्ध उद्योगपति की अति विशाल पत्नी सुशोभित कर रही थी। मुझे लेने के लिए कॉलेज की ही एक प्राध्यापिका आई थी। उन्हें शायद यह दूरी और पेट्रोल का खर्च अखर गया होगा। लौटते समय उन्होंने मेरा भार विशिष्ट अतिथि महोदया को सौंप दिया। उन्होंने भी माई प्लेजर कहते हुए इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। जैसे ही हम लोग भोपाल की सीमा में प्रविष्ट हुए, उन्होंने मुझसे पूछा, आपका घर न्यू मार्केट से पास पड़ेगा क्या? मुझे उनका मंतव्य पता नहीं था, इसलिए असावधानी से मैंने हाँ कह दिया। जैसे ही हम लोग न्यू मार्केट पहुंचे, उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा, मैडम यहीं उतरेंगी। यह अप्रत्यक्ष रूप से मेरे लिए उतरने की सूचना ही थी। मैं चुपचाप उतर गई। अब मेरा घर वहां से पास था, पर इतना भी नहीं कि पैदल जा सकूं। इतना दूर भी नहीं था कि रिक्शे वालों को लुभा सकें। अगले 15 मिनट बड़े कसाले में गुजरे। पोचमपल्ली साड़ी पहने, मैं कंधे पर पर्स, एक हाथ में बड़ा सा बुके और दूसरे में बड़ा स्मृति चिन्ह लिए रिक्शे वालों की चिरोरी करते घूम रही थी। बड़ी देर बाद एक को दया आ गई और वह राजी हो गया, अर्थात दुगने किराए की शर्त पर। सितंबर का महीना हिंदी लेखकों के लिए पर्व के समान होता है। हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी मास, निमंत्रणों की भरमार रहती है। अदना से अदना लेखक भी 2-4 जगह मुख्य अतिथि बन जाता है। एक साल इंदौर के लायंस क्लब ने हिंदी दिवस पर आमंत्रित किया। अधिक मास के कारण उस साल गणेशोत्सव सितंबर में पड़ रहा था और ठीक 14 सितंबर को गौरी पूजन था, जो महाराष्ट्रियन लोगों का बड़ा त्योहार होता है। जब आयोजक मंडली मुझे लेने आई तो मेरी भाभी ने उनसे कहा, हम हर साल दीदी को बुलाते हैं, पर घर में गणेश जी की स्थापना होने के कारण वे आ नहीं पाती। आज आप लोगों के कारण हम लोगों की इच्छा पूरी हुई। इस कथन को स्वागत भाषण में किस तरह पेश किया गया, देखिए। आज गौरी पूजन का मंगलमय त्योहार है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी प्रिय लेखिका इस त्योहार के लिए अपने पीहर पधारी है और इसीलिए हमें उपलब्ध हो सकी हैं। जिस दीपक में मैंने दीप प्रज्वलन किया था, घर जाते समय वही दीपक उन लोगों ने मुझे सादर थमा दिया और हाथ जोड़ लिए। किराए के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। तब मेरी समझ में आया कि उस स्वागत भाषण का मंतव्य क्या था। बाद में बहुत सुंदर लेटर पैड पर उनका धन्यवाद का पत्र आया। उत्तर में मैंने लिखा कि इंदौर भोपाल की दूरी बहुत अधिक नहीं है, वैसे भी वह मेरा पीहर है, इसीलिए मैं जाती ही रहती हूँ। फिर भी अतिथि का किराया वहन करना शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। लौटती डाक से उनका पत्र आया। सॉरी, जल्दी में मुझे याद ही नहीं रहा। वे अभी भी इसे भूली हुई ही हैं। 10-12 साल तो हो गए होंगे। उस साल उन्हें बेस्ट लायनेस चुना गया। कुछ जरूरी चीजें सुविधापूर्वक भूलना भी शायद बेस्ट लाइनर्स की अर्हताओं में आता होगा। एक बार एक पुस्तक के विमोचन के लिए इंदौर जाना पड़ा।
जहां यह कार्यक्रम संपन्न होने वाला था, वह हॉल बड़े भैया के घर के एकदम पास था। उस दिन शाम 6 बजे भैया घूम कर लौटे तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा कार्यक्रम जाल सभागृह में ही है न? हाँ, शाम 7 बजे। बस मैं तैयार होने ही जा रही हूँ। मैंने कहा, लेकिन वहाँ तो मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम है। बहुत सारी पुलिस लगी हुई है। 7 बजे मैं तैयार हो गई थी, पर भैया बोले, रुको, मैं देख कर आता हूँ। फिर लौटकर बोले, वहाँ तो अनाउंसमेंट हो रही है कि मुख्यमंत्री का विमान इंदौर उतर चुका है। वे कुछ ही पलों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। कुछ ही पलों में तो संभव ही नहीं था। हवाई अड्डा कोई इतना पास भी नहीं था। मुख्यमंत्री की लाल बत्ती वाली गाड़ी को भी कम से कम 20-25 मिनट तो लगेंगे और गाड़ियां तो 40 मिनट ले लेती हैं। मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा, ऐसा तो नहीं कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शिरकत करने वाले हों, फिर मैं वहां क्या करूंगी? भैया ने खुलासा किया कि कोई जल संग्रहण की सभा है, सीएम उसके लिए आ रहे हैं। 5 बजे का कार्यक्रम था, अब शायद 7:30 के बाद ही शुरू हो पाएगा। इसका मतलब पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम तो गया। मैंने चुपचाप कपड़े बदल लिए, जूड़ा खोलकर चोटी डाल ली और सबके साथ टीवी के सामने बैठ गई। हम लोग 9:30 बजे आने वाला करोड़पति देख रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। बाहर कार्यक्रम के आयोजक खड़े थे। अरे, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने किसी तरह साड़ी लपेटी और उन लोगों के साथ चल पड़ी। मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे, पर मेरे वहां पहुंचने तक पुस्तक का विमोचन संपन्न हो चुका था। लेखक महोदय क्षमा याचना के स्वर में बोले, हमें लगा अब आप शायद आएंगी ही नहीं। लोग 7 बजे से बैठे थे, बहुत बेसब्र हो रहे थे। मुझे लोगों पर सचमुच दया हो आई। बेचारे साहित्यिक कार्यक्रम के लिए आए थे और गले पड़ गई नेताओं की भाषणबाजी। एक बार भीतर आ जाने पर बाहर निकलना भी मुश्किल था। पुलिस का घेरा जबरदस्त था। मैंने मन ही मन जनता के धैर्य की दाद दी, पर उसका राज भी जल्दी ही खुल गया। कार्यक्रम के बाद सुस्वाद भोजन की व्यवस्था थी। घर से खाना खाकर चली थी, इसका मुझे बहुत पछतावा हुआ। यहाँ एक बात ईमानदारी से स्वीकार करनी पड़ेगी कि मैंने अपना नियोजित कर्तव्य पूरा नहीं किया था। फिर भी उन लोगों ने मुझे आने जाने का पूरा किराया दिया।